चलिए जी स्टार्ट कर दें। पहले एक पूरा खाका बनाएंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस का फर्क समझेंगे, किस तरह से उसकी लिंकेज बनती है उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद सवाल करेंगे। सही है, आ जाओ। देखो कोई भी बिजनेस, अब यहाँ पे हम बात बिजनेस की कर रहे हैं, किसी भी किस्म का आप बिजनेस पिक कर लें। एक बिजनेस का प्राइमरी मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग करना। और अगर कोई एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई पर्पस होता है उनका, कोई ना कोई। एक बिजनेस का सोल पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव होता है। इस पर्पस को अचीव कैसे किया जाए, इसे अचीव करने के तरीके को स्ट्रैटेजी कहते हैं। ऐसा ही स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी 3 लेवल्स पे होती है। कौन कौन से? कॉर्पोरेट, बिजनेस और ऑपरेशनल या टेक्निकल लेवल पे, यानी कि डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर। ऐसा ही है। स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं सर? स्ट्रैटेजी वो स्टेप्स होते हैं, या स्ट्रैटेजी वो गेम प्लान होता है, वो तरीका होता है जिस तरीके के तहत आप किसी मकसद को, किसी पर्पस को अचीव कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द ओवरऑल आउटलाइन। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक कहलाता है स्ट्रेटेजिक चॉइस, गौर से सुननी ये बात। दूसरा कहलाता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये चलो एनालिसिस को ऊपर रखते हैं, ये पहले होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक चॉइस। और से सुनना, इनका लिंक क्या है। जब मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जाता हूं, अभी बात हो रही है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की, मैं बिजनेस स्टार्ट करने जाता हूं, मुझे 2 चीजें इवैल्यूएट करनी होती है। सबसे पहली चीज इवैल्यूएट करनी होती है कि मुझे क्या आता है। सबसे पहली चीज, मैं किस चीज में कॉम्पिटेंट हूं, मुझे क्या आता है। दूसरी चीज, जमाने में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। आपको बनाना आता है बेवकूफ, जमाने में उसकी रिक्वायरमेंट है? ऐसे नहीं देगा कोई इस काम के। आप रिक्वायरमेंट से मतलब जिस काम के पैसे दिए जाएं, मार्केटिंग वालों को मिलते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मार्केटिंग और सेल्स में ये वाली चीज होती है। लेकिन बहरहाल आपका स्किल सेट कंपेयर्ड विद माशरे की रिक्वायरमेंट, ये 2 चीजें जब मिलती हैं, इट टर्न्स इनटू अ बिजनेस। आपको कोई ऐसी स्किल आती है जिसकी लोगों को जरूरत ही नहीं है। जैसे आप में से आजकल कोई आके कोई कहे कि सर मैं टाइपराइटर में बहुत अच्छा टाइप कर सकता हूँ, तो टाइपराइटर ही नहीं है, खसमान खाना तो पैसे कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, टाइपराइटर ही नहीं है। हाँ, यही चीज आप कहें कि यार मैं एआई में या डिजिटल में कोई ऐसा स्किल रखता हूँ जो अभी जरूरी है। आई डू नॉट थिंक कि आज के जमाने में किसी को 180 वर्ड्स पर मिनट या 200 वर्ड्स पर मिनट कोई टाइप करने वाला आदमी चाहिए। अब तो टेक्स्ट टू स्पीच के फीचर्स आ चुके हैं, आप इमेज अपलोड करें, पूरा कंप्यूटर उसको टाइप करके दे देता है, खुद ही करके दे देता है। बहुत कम ये रह गई है दुनिया में कि आपकी टाइपिंग स्पीड हो, और वो भी अगर किसी की टाइपिंग का काम है भी तो उसको स्पीड से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है यार, थोड़ा टाइम लगता है, करके दे देना, कोई मसला नहीं। जो चीज आपको आती है और जमाने में उसकी रिक्वायरमेंट भी है, वो इट टर्न्स इनटू अ बिजनेस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मुझे ये सवाल हैंडल करने में हेल्प करता है, क्या करना है। और स्ट्रेटेजिक चॉइस, जब आप ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कौन सा काम करना है, किस तरह का काम करना है, यहां वो प्राइमरी क्वेश्चन एड्रेस होता है कि कैसे करना है। अब ध्यान से सुनते जाओ। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्या करना है, में 2 चीजें एनालाइज की जाती हैं। एक एक्सटर्नल एनालिसिस, दूसरा इंटरनल एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक चॉइस में हमारे पास आती है कंपेटिटिव या पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। अब जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या चीज स्टडी करूंगा? इन्वायरमेंट को स्टडी करूंगा। ये इन्वायरमेंट जो स्टडी किया जाता है, ये किस एम्बिट में किया जाता है? एक्सटर्नल एनालिसिस में किया जाता है।
सर एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक आता है आपका पेस्टल, जहां पे आप पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और लीगल, ये सारे पर्सपेक्टिव को स्टडी करते हैं। यानी जिस जगह पे मैं कदम रखने जा रहा हूं, मैं उसके पूरे माशरे को स्टडी करता हूं। कॉफी का सबसे मशहूर ब्रांड कौन सा याद है तुम्हें? स्टारबक्स। बहुत लोगों ने नाम दिया स्टारबक्स। कहाँ कहाँ मशहूर है ये? यूएस में और यूके में और मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा। दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर तो अरब के ऊपर 5 चीजें फर्ज है: सफेद जुब्बा, स्केचर्स के जूते, रेबैन के चश्मे, स्टारबक्स की कॉफी और 2-2.5 हजार रियाल जेब में। घड़ी वड़ी रोलेक्स नहीं, वो भी हमारी तरह की पहनते हैं घड़ी। क्या? नहीं, आईफोन 5वां। ये 5 चीजें आज के जमाने में अरब्स पे फर्ज है। ये नहीं है तो अरबी कंप्लीट नहीं है। मैं 1 साल था सऊदी में, मैं देखा ये 5 चीजें उन पे लाजिम व मलजूम है। सुबह उठेंगे वही सफेद जुब्बा और अच्छा साफ सुथरा पहनते हैं, जूते स्केचर्स के, रेबैन का चश्मा, गाड़ी ड्राइव करते हुए सबसे पहले स्टारबक्स पे रोकेंगे कि यार कुछ कज़ा ना हो जाए, कोई अजाब ना आ जाए। स्टारबक्स से कॉफी लेंगे और कॉफी लेने के बाद दफ्तर आएंगे, बेशक 12 बज जाए आते आते मस्तान। आईफोन लेटेस्ट होगा जेब में, और थोड़ा बहुत फिर एप्पल वॉच का भी सिस्टम है। हाँ, स्टारबक्स आया था तो स्टारबक्स वहां पे बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में ये ब्रांड इतना मशहूर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब स्टारबक्स वहां पे स्टेप इन किया तो उसको पता चला कि यार ये कैफे कल्चर और महंगी स्टैंडर्डाइज्ड कॉफी का कल्चर यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या उस एनवायरनमेंट में वो सस्टेन कर पाए, इतना कंपेरेटिव एडवांटेज मिल पाया? नहीं सर, वैसा नहीं मिल पाया, वैसा नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में सोशली वो चीज ऑलरेडी मौजूद थी। ये पेस्टल एनालिसिस से आप एक पॉइंट पिक कर सकते हो। पेस्टल में हमें करना क्या होता है? हमें यही देखना होता है कि जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं, वो डायरेक्शन वहां पे कैसी है। जिस प्रोडक्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के हवाले से ये मुल्क, ये टेरिटरी, ये कंट्री, ये शहर, ये कस्बा, ये जिला कैसा है। क्या मुझे यहाँ पे ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? समझ में आ रही है बात? दूसरा एनालिसिस यहाँ पे होता है पेस्टल के साथ साथ। अच्छा, पेस्टल इज प्योरली इन्वायरमेंट, लेकिन क्या सिर्फ एनवायरनमेंट को स्टडी करना काफी है? नहीं सर, आपको वहां के कंपटीशन को भी स्टडी करना होता है। कंपटीशन इज 5 फोर्सेस। 5 फोर्सेस से आप क्या स्टडी करते हो? आप स्टडी करते हो कंपटीशन या कंपिटिटिव एनवायरनमेंट। अगर एक चीज के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन ऑलरेडी मौजूद है, उस स्पेस में ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर उस स्पेस में काम करने का तरीका भी फिर आपका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। क्या ये बात अग्री करते हो? ये दूसरी चीज। एक और चीज भी यहाँ पे होती है, पोर्टर्स डायमंड, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स में भी नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। जब ये तीनों एनालिसिस, पेस्टल, 5 फोर्सेस और डायमंड, ये तीनों एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हम माशरे में मौजूद अपॉर्चुनिटीज और माशरे में मौजूद थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर सकें। स्वॉट एनालिसिस कभी भी एक्सटर्नल एनालिसिस से पूरा नहीं होता, सिर्फ 2 एस्पेक्ट उसके कवर होते हैं। स्वॉट इटसेल्फ कुछ नहीं है, पीछे किए गए एनालिसिस का आउटकम है, उसका प्रोडक्ट है। समझ आ रही है बात? तो यहां पे 2 चीजें एनालाइज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मुझे बताओ, आज के जमाने में ऑयल रिफाइनरीज को सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? जो लोग ऑयल रिफाइन करते हैं उनको सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? पेट्रोल की प्राइस तो उनके लिए अच्छी बात है, महंगा बिकेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का, एक्सीलेंट पॉइंट, रिन्यूएबल एनर्जी का। क्यों सर? दुनिया की आसान अल्फाज में कहें तो वाट लग गई है वेदर की वजह से। आप लंदन वगैरह के अंदर देखें, आयरलैंड में देखें, 50 डिग्री। कहाँ जैकबाबाद में हम 50 डिग्री सुनते थे, आज यूके के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। गोरा पागल हो गया है, बावला हो गया है, कह रहा है ये क्या हो गया है दुनिया के साथ। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हमारा 1.2 डिग्री से मूव किया है, सिर्फ 1.2 डिग्री से, और ये हाल हो गया है। जो बारिश का हाल यहाँ पे वही इंडिया में है, वही बांग्लादेश में है। बस उन्होंने थोड़े नाले वाले साफ रखे हैं, ज्यादा फर्क नहीं हुआ, तो उन्होंने साफ सफाई रखी हुई है बस, जैसे हमने इस्लामाबाद रखी। मुझे तो यकीन नहीं आता, डीएचए जैसा इलाका जो समंदर के साथ है वो पानी में डूब जाता है।
अरे भाई वहां से तो सीधा पानी समंदर में जाना चाहिए। तो आपके स्वॉट एनालिसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये दो चीजें यहां पर आती हैं। मुझे बताओ ये रिफाइनरीज को जो थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ रिन्यूएबल एनर्जी वाला, ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने पेस्टल एनालिसिस नहीं किया होगा? किया। एनवायरमेंटल की पर्सपेक्टिव से पिक किया कि यार ग्लोबली ये मसला चल रहा है, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए थ्रेट क्या है? 10 साल 15 साल के अंदर रिफाइनरी का बिजनेस नहीं नजर आ रहा। लोग अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ट्रेन की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन का जो जॉनरा है पूरा वो चेंज हो जाता है, और लोग सोलर और हाइडल की तरफ मूव कर जाते हैं, पानी और सूरज की रोशनी से बनाने वाली बिजली पे, तो क्या ऑयल को कोई पूछने वाला होगा? नहीं। कोल को कोई पूछने वाला होगा? नहीं सर। आज के इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। अभी तक सारे कोयले और फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं, आज तक ये सोलर और पानी पे नहीं शिफ्ट कर पाए। अरे हम इक्वेटर के करीब हैं, सूरज की रोशनी का तो मसला ही नहीं है यहाँ पे। अगर ये दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होता है जहाँ पे 6-6 महीने तक सूरज नहीं निकलता है तो एक मसला था, ठीक है समझ आता है। इधर तो मसला ही नहीं है, सूरज तो बिल्कुल करीब है, आपसे दोस्ती की हुई है, इक्वेटर के इतने पास हैं आप। बचपन में हमने मैप वैप पे ये चीजें पढ़ी थी। तो बहरहाल ये सबसे बड़ा थ्रेट है रिफाइनरी के लिए। अच्छा, थ्रेट में अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई होती है हमेशा। अपॉर्चुनिटी क्या है उनके लिए? कि वो अपने आप को शिफ्ट करें टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज। अब ये रिफाइनरी जो पेट्रोल बेच रही है, यही रिफाइनरी सोलर पैनल्स बना सकती है, सोलर के ऊपर काम कर सकती है, बिजली बना सकती है हाइडल के थ्रू। ये अपॉर्चुनिटी निकालने का तरीका होता है। हमेशा थ्रेट में से अपॉर्चुनिटी निकलती है। किसी भी थ्रेट का सोल्यूशन बिकम्स द अपॉर्चुनिटी, ये याद रखना। लेकिन ये कंपनी कब कर पाती है? जब वो इन 2-3 तरह के एनालिसिस में से किसी एक को एनालाइज करे, किसी एक को एनालाइज करे। एप्पल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट तो ये है कि लोगों को उनका प्रोडक्ट समझ में आ जाए। जिस दिन समझ में आ जाएगा लोग छोड़ देंगे, लेकिन बहरहाल वो समझ में आना नहीं है। दूसरा थ्रेट क्या है? सैमसंग। सैमसंग एक है, कंपटीशन है मार्केट के अंदर, तो वो कंपटीशन को आउटवे करने के लिए क्या करता है? उसने अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिफरेंशिएट किया हुआ है जैसा सैमसंग नहीं है। सैमसंग फीचर्स पे फोकस करता है, एप्पल क्लास पे फोकस करता है, यूजर फ्रेंडली सेंस पे फोकस करता है, यार फोन किस तरीके से चल रहा है, उसका फील क्या आ रहा है, उसका स्टेटस सिंबल क्या है, प्राइसिंग क्या है, इन चीजों पे फोकस करता है। यही चीज तुम गाड़ियों में एग्जांपल ले लो। करोला का बिल्कुल एक अलग माइंडसेट है। करोला तुम्हें टैक्सी दिख जाएगी, एयरपोर्ट का पिक एंड ड्रॉप तुम्हें करोला में दिख जाएगा। आज तक तुमने सिविक में पिक एंड ड्रॉप देखा है? कभी देखा एयरपोर्ट की गाड़ी आई है सिविक की, उस पर क्या लिखा हुआ व्हाइट वाला? होंडा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि अगर आपने इसमें टैक्सी चलाई तो हम आप पे केस कर देंगे। लिटरली उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है होंडा वालों के, होंडा कार वालों के, कि आपने अगर इसको टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया तो हम आप पे केस कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट टैक्सी के तौर पे नहीं यूज हो सकता। करीम की मैं बात नहीं कर रहा, वो कोई चला दे अलग बात है, लेकिन वैसे भी लोग उस फ्यूल एवरेज पे करीम में गाड़ी नहीं चलाते जो सिविक का फ्यूल एवरेज है। 1 करोड़ रुपए का बिल आ जाएगा, इतना उसका वो है। तो कहने का मकसद उन्होंने अपने आप को पोजीशन इस तरीके से किया हुआ है। ये पहली वाली चीज आती है एक्सटर्नल। यहां पे सवाल ये पैदा होता है इंटरनल में, इधर पता चल गया कि जमाना कैसा है, यहाँ क्या पता चला हम कैसे हैं। इधर 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है कैपेबिलिटी एनालिसिस, जहां पे आप देखते हैं कि थ्रेशोल्ड रिसोर्स, थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज क्या है और कोर कैपेबिलिटीज कौन सी हैं, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज कौन सी हैं। इधर हम एनालाइज करते हैं वैल्यू चेन को, ठीक है। इन दोनों से हमें पता चलता है क्या? हमें पता चलता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एस एंड डब्ल्यू। ये एस डब्ल्यू यहां पे मिलता है, ओ एन टी यहां पे मिलता है। इन दोनों से मिला के सॉर्ट ऑफ आपके पास एक स्वॉट एनालिसिस का एरिया कंप्लीट होता है। तो सर जब एग्जाम में सवाल आता है तो हमें क्या एनालाइज करना है? सवाल जब इस पार्ट से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो तुम्हें यह एनालाइज करना है कि कंपनी खुद कैसी है, कंपनी खुद कैसी है। और जब इस पार्ट पे एनालाइज करना है तो तुम्हें देखना है एनवायरनमेंट क्या मांग रहा है, एक्सटर्नली चीजें कैसी हो रही हैं, इस कंपनी को अपने आप को बदलने की जरूरत है या नहीं है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ट्रेंड आया, एप्पल वालों ने अपनी कार लॉन्च कर दी, क्यों आज तक नहीं की थी? अब एप्पल अपनी गाड़ी पे क्यों काम कर रहा है? आज तक वो लैपटॉप और ये सारी चीजें बेच रहे थे, क्यों उस पर नहीं काम कर पा रहे? समझ में आ रही है बात? ये एक तरीके से एनवायरनमेंट में बदलने वाली चीजें कंपनीज को इंपैक्ट करती हैं और फिर कंपनीज उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती है। हमें एग्जाम में इसी पॉइंट को पिक करना है
कि जिस प्रोडक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम बेचने की बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के हवाले से जनरल एनवायरनमेंट कैसा है, बोथ इन द टर्म्स ऑफ पेस्टल एंड इन द टर्म्स ऑफ कंपटीशन। फिर अगर मैं पेस्टल की बात करता हूं तो वहां पे 6 फैक्टर्स, 5 फोर्सेस की बात करता हूं तो फिर एंट्री पे कितना बैरियर है, पावर ऑफ सप्लायर्स कितना है, पावर ऑफ कस्टमर्स कितना है, सब्स्टिट्यूट्स का पावर कितना है, ये वाली कुल मिला के हम 5 चीजें यहाँ पे जो है वो स्टडी करते हैं। राइवलरी कितनी है, कंपटीशन कितना है, ये 5 चीजें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अगर कंपटीशन स्ट्रांग है तो फिर उसके लिए कोई हेल निकालना है, कंपटीशन अगर लाइट है तो फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा मसला नहीं है, आप वहां पर इस चीज का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आज आपको फूड व्लॉगिंग करनी है पाकिस्तान में, डू यू हैव कंपटीशन? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ट्रैवल व्लॉगिंग करनी है तो बहुत ज्यादा। टिकटॉक पे फनी वीडियो बनानी है तो सर भरा पड़ा है कंपटीशन। आप घर देखें, हर 10वें घर में एक जोकर बैठा टिकटॉक बना रहा है किसी ना किसी तरीके से। यूनिवर्सिटीज में बन रहे हैं, कॉलेजेस में बन रहे हैं, कैंटीन्स में बन रहे हैं, स्कूल्स में बन रहे हैं, घरों में टिकटॉक बन रहे हैं, मियाँ बीवी मिलके बना रहे हैं, पूरी पूरी सीरीज आ रही है उनकी, सब कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री पे कोई लर्निड चैनल देखना हो यूट्यूब का है, खाली है, 2-4 हैं, इससे ज्यादा नहीं, इतना कंपटीशन नहीं है। क्या हो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं। तो वो जो स्पेस है वो वहां पे स्पेस वाली चीज जो है वो शामिल है। समझ में आती है बात? ये 2 एनालिसिस यहाँ पे हमें ये हेल्प करते हैं। अब सर एक दफा आपने ये वाले एनालिसिस कर लिए ना, यू वुड गेट टू नो कि आपने करना क्या है, आपका कॉर्पोरेट लेवल पे मकसद क्या है, किस प्रोडक्ट में आप झोंका लेते हुए झूलना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कमाना चाहते हैं, कहाँ नहीं कमाना चाहते। दूसरा सवाल, अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार इस प्रोडक्ट लाइन में इस चीज में रहना है, ये वाला काम करना है, तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है दैट कैसे करना है। मुझे बताओ, होंडा क्या बेचता है? गाड़ी। पाक सुजुकी क्या बेचता है? गाड़ी। टोयोटा क्या बेचता है? तीनों में फर्क नहीं है? कोई फर्क है या नहीं है? सुजुकी क्या बेचता है? गाड़ी के साथ वो हमेशा अपने आप को पोजीशन ऐसे करता है कि ये सस्ती गाड़ी है। सुजुकी की गाड़ी सबसे कम बजट में आपको मिल जाती है, बेशक रेट ज्यादा हो अभी, लेकिन बाकी गाड़ी के कंपैरिजन में आपको कल्टस सस्ती मिल जाएगी। यही चीज फिर स्पोर्टेज किया ने भी की है, उन्होंने पिकांटो को पोजीशन किया है। पिकांटो 2-1 लाख रुपए के फर्क से, 1-1.5 लाख रुपए के फर्क से होती है, लेकिन कल्टस पिकांटो एक ही रिजीम है। यारिस 44 लाख 46 लाख रुपए की है, ये 32 लाख रुपए की है एज वी स्पीक टुडे। कल रेट बढ़ जाए तो पता नहीं, कोई अगली आइटम में रिकॉर्डिंग देख रहा हो बोले तो 50 लाख की है सर, 44 बोल रहे, अभी भी पोजीशन उसकी कम है। सुजुकी क्या हमेशा से फैमिली के उस सेगमेंट को टारगेट करता है जो मिडिल क्लास वाला है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में इसका नंबर बहुत बड़ा है। अग्री करते हो? वो सस्ती गाड़ी बनाते हैं, सस्ती बेच देते हैं, चाहे तुम हाईवे पे मर जाओ टकरा के, कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्ती बनाएंगे, सस्ती बेच देंगे। अपने आप को टोयोटा कैसे टारगेट करता है? मजबूती, एक्सीलेंट, हमारी मेंटेनेंस बहुत कम है, गाड़ी मजबूत है, टिकाऊ है, सिंध के खड्डों में मारो उसको जितना मारना है, गाड़ी के सस्पेंशन को कुछ नहीं होगा, इंटीरियर लेके जाओ टंडो आदम, टंडो वाला यार, फिर उससे आगे आगे करते करते टोयोटा को जहां चलाना है चलाओ। टोयोटा वाला कहता है ये टैक्सी के तौर पे चले, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस सेडान कैटेगरी में उसने तुम्हें एक थोड़ा सा प्रीमियम देने की कोशिश की है, लेकिन उसने भी वॉल्यूम को टारगेट किया है। ये टोयोटा की स्ट्रैटेजी है। टोयोटा थोड़ा कॉस्ट लीडरशिप पे खेलता है, थोड़ा डिफरेंशिएशन पे खेलता है। फीचर्स दे दिए, कॉस्ट कहीं पे कम रख दी, मेंटेनेंस वगैरह की इन चीजों की। आप कराची की अगर मैं आपको हालत बताऊं, करोला अगर आपके पास है सुरागपुर पे खड़ी कर दो, 2005 की भी होगी, फौरन बिक जाएगी। ऐसे ही पठान आएगा पैसे लेते हुए, कैश में देके जाएगा। वही सबसे ज्यादा इसको पसंद करते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि है मजबूत, वाकई है। आप जितना भी इंटीरियर में इधर उधर सब जगह इसको करने जाएं, लेकर जाएं, इतना ज्यादा खर्चा ये गाड़ी नहीं देती। तीसरी पोजीशन किसकी है? होंडा कार की। कैसे पोजीशन किया अपने आप को? लग्जरी कार के तौर पे, प्रीमियम भी दिया है वैसे ही, और पैसे भी उसी तरह के उन्होंने चार्ज किए। अभी भी बाय फार होंडा के इंटीरियर को कोई मैच नहीं कर पाता, जिस तरह उनकी गाड़ियों का इंटीरियर होता है कोई भी नहीं मैच कर पाता। एमजी ने किया था, इंपोर्ट ही बैन हो गई उसकी, वो फारिग है अभी बिल्कुल। एमजी गाड़ी आ नहीं रही, इंपोर्ट नहीं हो रही, बिल्कुल स्मगल हो रही है अलग बात है, इंपोर्ट नहीं हो रही। कहने का मकसद यहाँ पे 2 तरीके आते हैं कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज में, एक कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा डिफरेंशिएशन, और तीसरा यहां पे होता है फोकस। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? देखो, जब तुम कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो प्रोडक्ट में 2 ही चीजें होती हैं, क्या क्या? एक उसकी प्राइस, दूसरा
उसके फीचर्स। पोर्टर ये कहता है भाई तुमने देख लिया ना एनवायरनमेंट कैसा है, तुमने कंपटीशन स्टडी कर लिया, तुमने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, मैंने इस प्रोडक्ट पे काम करना है, अब ये बताओ इस प्रोडक्ट को बेचोगे कैसे मार्केट के अंदर। बेचते वक्त दो चीजें आ जाती हैं, एक प्राइस, दूसरा फीचर्स। किसी प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे हों, प्राइस फीचर्स से बहुत ज्यादा हो, आप पे करोगे। मैंने कितने लोगों को ज़ैंडर्स के बारे में बोलते हुए सुना है कि ठीक है यार अच्छा है एनवायरनमेंट, टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन पैसे हद से ज्यादा है, इतने नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो वो बेनिफिट्स दे रहा है उससे आउटवे कर रहे हैं उसके पैसे। मैं तो क्या ज़ैंडर्स तभी गया हूं जब किसी ने दावत दी होती है, मुझे पता नहीं चला आज तक, लेकिन ज़ैंडर्स के पैसे काफी हद तक ज्यादा है, ऐसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। जब बेनिफिट्स उसे, अब सिर्फ किसी को 95 लाख की समझ आ रही है, किसी को भी नहीं समझ आ रही। पीपल आर लाइक यार मैं स्पोर्टेज क्यों ना लूं, मैं टुसॉन क्यों ना लूं, वो तो मुझे जमीन से थोड़ा और ऊंचा कर देगा ना, स्टेटस एक लेवल ऊपर चला जाएगा मेरा, और थोड़ा सस्ती पड़ेगी। मैं 80 लाख की 85 लाख की सिविक क्यों लूं। तो कहने का मकसद इस राइट मिक्स को, कि बेनिफिट्स और प्राइस को तुम एक राइट मिक्स दे रहे हो, राइट कॉम्बिनेशन दे रहे हो, पोर्टर कहता है ये क्रैक करना तुम्हारे प्रोडक्ट को सेल करवाएगा। दिस इज नॉट डिसाइडिंग कि क्या प्रोडक्ट बेचना है, दिस इज डिसाइडिंग कैसे बेचना है। अब सवाल होता है इसका कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज का, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन का। स्टूडेंट वहां पे लिख के आ जाता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, भाई वो यहाँ एनालाइज करना था, वो कर लिया एनालाइज, डिसाइड कर लिया कि अब इस प्रोडक्ट में मार्केट, इस प्रोडक्ट लाइन में घुसना है। अब अपना प्रोडक्ट बेचना कैसे चाहते हो, मुझे बताओ सुजुकी कहां फॉल करेगा इन तीनों में से, कॉस्ट लीडरशिप पे। वो कहते हैं कॉस्ट कम, प्राइसिंग कम, इनका प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होगा, स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ज्यादा इनके प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं होगी। वो जो छोटी वाली चुहा गल्टस थी 2017 से पहले वाली, वो कितने साल रही, मेहरान कितने साल रही, कोई चेंज देगा आपने उसके अंदर, ग्रिल का क्या, आईने का भी चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं उन गाड़ियों के अंदर। लेकिन जब उनको कंपटीशन दिया जापानीज कार्स ने 2012, 13, 14, 15 में, मीरा, हाईवे स्टार, ये जो करीम और उबर वाला दौर था, तेजी से गाड़ियां आ रही थी, तब इन्होंने रिवैम्प की अपनी गाड़ी। और 2017 में जिन्होंने कल्टस का शेप निकाला, दैट वाज फार बेटर देन द ओल्ड कल्टस दैट दे वर प्रोवाइडिंग। समझ आ रहा है, इसको कहते हैं कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करना। वो मुस्तकिल इसको एनालाइज कर रहे थे, जहां उनका कंपटीशन जापानीज कार्स के साथ शुरू हुआ, वहां उन्होंने अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया कि यार अब हमारी कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं है, अब बेनिफिट्स बढ़ाओ तो लोग हमारी गाड़ी परचेस करेंगे। तो पोर्टर कहता है भाई इन दोनों के बीच में एक राइट मिक्स होना चाहिए हमेशा, प्राइस और फीचर्स के बीच में। अगर तुम प्राइस कम चार्ज, फीचर्स कम दे रहे हो तो फिर प्राइस भी कम चार्ज करो, वो कॉस्ट लीडरशिप है। लो प्राइस लो फीचर्स। अगर तुम प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो कुछ ऐसा प्रोवाइड करो जो और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। आम दुकान पे पान वाला आपको पान खिलाता है यूं ऐसे करके, पनवारी के पास जाओ आग लगाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी बनेगी और आपको खिला देगा। आप वहां 600 रुपए देने के लिए रेडी है, क्यों, आपको एक स्टोरी मिल रही है इंस्टाग्राम पे, 600-700 कमेंट आएंगे उसके ऊपर, 1000-1200 लाइक आएंगे, 4-6 लोग शेयर करेंगे, फिर उसके बाद लोग पूछेंगे हाँ जी वो गया था, फैमिली वाले आए हुए थे, जो लंदन से मेरे कजन्स आए हुए थे उनके साथ गया, थोड़ा बोलने को मिलेगा, आदमी 500-600 रुपए वहां देने के लिए रेडी होता है। तो पोर्टर कहता है भाई इधर राइट मिक्स क्रिएट करो कि तुम अगर महंगा बेच रहे हो तो फिर कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो तुम दे रहे हो कोई और नहीं दे रहा। कोलाची में आज इतने पैसे देने के लिए लोग इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि उसका सर्विस और टेस्ट वाकई इसको आउटस्टैंड करवाता है, दो दरिया का वो व्यू वाकई आउटस्टैंड करवाता है, बाकी कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा। एटलीस्ट उनका रेस्टोरेंट दो दरिया पे गिरता नहीं है पानी के अंदर, दूसरे 2-3 रेस्टोरेंट्स की तरह खड़ा रहता है वो अपनी जगह पे। समझ आ रही बात। और फोकस का मतलब होता है आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे हो, डिफरेंशिएशन भी दे रहे हो, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहे हो, बहुत ही स्पेसिफिक नीश को। गाड़ियों में इसकी एग्जांपल होगी रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस सिर्फ और सिर्फ बिलियनियर कैटेगरी को टारगेट करता है, सिर्फ और सिर्फ, वो भी बिलियनियर रुपए में नहीं डॉलर में, वरना सारा टाइम कैलकुलेट करता रहता अब बिलियनियर कौन है और तब कौन है, रेट ऊपर नीचे हो गया। 12 स्पेसिफिक नीश, एक बिल्कुल पर्टिकुलर सेगमेंट है आपके पास, उस सेगमेंट को यहाँ पे जो है वो टारगेट किया जाता है। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, कोई ऐसा एक स्पेसिफिक डिफरेंट चीज आप दे रहे होते हो, फीचर आप डिफरेंट दे रहे होते हो, और फिर उस डिफरेंस के लिए आप इवेंचुअली चार्ज भी करते हो। खाड़ी क्यों इतना मशहूर हुआ, कपड़े की क्वालिटी वैसी थी, खड्डी कपड़ा जो होता है। जे डॉट क्यों इतना मशहूर हुआ, वो मेंस वेयर के अंदर बिल्कुल एक अलग चीज लेकर आया, लोगों के पास पहले वो ऑप्शन ही नहीं था। बुनेंजा को उसने बिल्कुल आउटस्टैंड किया कि तुम इन ब्रांड्स को स्टडी करोगे तो तुम्हें समझ आएगा ये और कुछ भी नहीं है, ये पूरी पूरी ब्रांड की स्टडी है। और कॉस्ट लीडरशिप के एंगल में आ जाओ, ये कट प्राइस 600 रुपए में शर्ट हाजिर,
अगर 3 लेनी है तो 1500 में, 1 लोगे तो 600 में। भादराबाद पे कट प्राइस की शॉप है। इससे भी नीचे जाना है तो फिर मशरिक सेंटर मुस्तफा मार्केट 110 रुपए में शर्ट मिल जाएगी। उससे भी पीछे जाना है तो लाइट हाउस बुल्टन मार्केट से थोड़ा सा आगे 60 रुपए में शर्ट मिल जाएगी, 60,000 लोगों ने पहनी होगी। अलग अलग तरीका, तो जैसे बेनिफिट्स हैं वैसी प्राइसिंग है। अगर किसी को प्राइस ज्यादा चाहिए तो उसको बेनिफिट्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे, उसको डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। इस डिफरेंट करने को डिफरेंशिएशन कहते हैं। आईफोन ने यही डिफरेंशिएशन अपने फीचर्स, क्लास, प्रोडक्ट के फीचर्स, इन सब में किया। पहले ना आईबीएम के और उसके लैपटॉप कंप्यूटर्स आते थे माइक्रोसॉफ्ट के, बहुत ही भद्दे, बड़े बड़े अजीब से मॉनिटर, अभी भी फ्लैशबैक में कभी कुछ दिखता होगा तो मैं। एप्पल ने अपने लैपटॉप को सबसे पहले पता है क्या क्या टारगेट किया? वर्ल्ड्स स्लिमेस्ट लैपटॉप, सबसे ज्यादा पतला। उसने ये नहीं बोला मेरे फीचर्स ऐसे हैं। तो मैं कभी भी लगता है हार्ले डेविडसन अपनी बाइक के फीचर्स को मार्केट करता है, नाइकी कभी भी अपने प्रोडक्ट की तारीफ करता है नहीं, वो हमेशा एथलीट को, लाइफस्टाइल को, क्लास को। जैसे आपने अगर हार्ले डेविडसन ले ली तो आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने जिंदगी में अचीव कर लिया। हमारे अतराफ में कुछ लोग हैं, एक आध हार्ले डेविडसन है, पूरी जिंदगी फेसबुक पे वो यही डालते रहेंगे कि आज मैंने हार्ले चलाई है, आज मैंने हार्ले चलाई है, आज मैं उसको रिपेयर कर रहा हूँ, आज मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। आज स्टेटस पे, स्टोरी पे, सब जगह वही नजर आ रहा होता है। जिसके पास है वो प्रचार करता है उस तरीके की। फिर इसी तरीके से आपके अपीयरेंस में, लाइफस्टाइल में ऐसे ब्रांड्स आते हैं। इंटरवुड का फर्नीचर अगर किसी घर में आप बैठ के दिखाओ उस पर, वो बैठने ही नहीं देगा, लेकिन नहीं 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 यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, इधर बैठ जाए। इंटरवुड का अपना वो क्लास है, हैबिट सही है। वो सॉर्ट ऑफ इंटरवुड एक नीश को टारगेट करता है, वो चाहते ही नहीं है पूरा कराची आगे से फर्नीचर ले। तो यार ये एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, 5,000 की चीज के 35,000 देंगे। बेचने का तरीका आना चाहिए, बेचने का तरीका आना चाहिए। वो प्रॉपर उसको क्लास करते हैं वैसे फीचर्स, और फिर बहुत ही हाई एंड मांगते हैं, बहुत हाई एंड पैसे मांगते हैं। सही। तो कहने का मकसद ये स्ट्रैटेजीज फिर यहाँ पे आती है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो ना, तो फिर इधर सवाल आता है कि धंधा करना कैसे है। अच्छा, यहाँ पे एक और एनालिसिस होता है, मार्केट सेगमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। इधर आप देखते हैं कि यार फिर कौन कौन सा ऐसा सेगमेंट है, कौन कौन सी ऐसी खला है, खाली जगह है जिसको किसी ने पुर नहीं किया है। अब जैसे मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूं, मोबाइल फोन में 2 ऑप्शंस थे, एप्पल और सैमसंग। अगर ये नहीं तो फिर बिल्कुल ही नीचे चले जाओ नोकिया की तरफ। बीच का कोई गैप फिल करने वाला नहीं था। ये गैप किसने फिल किया पाकिस्तान में? सबसे पहले क्यू मोबाइल है, सबसे पहले क्यू मोबाइल है। बंदा उस मोबाइल को देख के पूछता था तू क्यों मोबाइल है, लेकिन उसका नाम था क्यू मोबाइल। बटन चेंज, मॉडल चेंज, कलर चेंज, मॉडल चेंज, स्क्रीन का थोड़ा सा शेप चेंज, मॉडल चेंज, पूरी दुकान में क्यू मोबाइल रखा हुआ था। आप मोबाइल वाले से कहते थे यार तू और कुछ बेचता ही नहीं है, तो वो आपको फीचर्स बताता था। लेकिन जब एक मोबाइल वाला मेरा दोस्त बन गया तो उसने बोला इस पे मार्जिन अच्छा है, डब्बे पे 3,000 मिलते हैं, नोकिया वाले पे डब्बे पे 50 रुपए मिलते हैं। फिर ओप्पो, वीवो, इन्होंने ये गैप्स देखे कि यार वो मिडिल क्लास जो इन दोनों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो बिल्कुल नोकिया के रहमो करम पे। तो ओप्पो आया, वीवो आया, फिर वहां से कैमरा फोन का कल्चर हुआ, तो ओप्पो ने अपने आप को इस तरह से फीचर किया। ओप्पो कहते हैं ना अपने आप को कैमरा फोन, उस तरह से फीचर किया। सैमसंग ने बहुत ज्यादा फीचर्स ऐड करना शुरू किए, और फिर एक फ्री मार्केट की वजह से लोगों ने अपने फीचर्स को बढ़ाना शुरू किया। जिस तरीके के वहां पे जो है वो कह लो के फीचर्स थे, वैसी प्राइस उन्होंने यहाँ पे बनाने की जो है वो बहरहाल कोशिश की। तो ये पूरा जो एक एंगल है ना समझने का, बेसिकली सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर तुम इस थ्योरी को रट्टा लगाने के पर्सपेक्टिव से समझोगे कि यार इसका ये मतलब है, इसका मतलब है, इसको इस तरह याद करो, उस तरह याद करो, कभी भी समझ में नहीं आए। ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की पॉइंट पे किया जाता है। आप देखते हैं वो कौन सा गैप है मार्केट में जिसको मुझे टारगेट करना है। किया वाले ने सेडान गाड़ी बनाई, कौन सी गाड़ी सेडान बनाई किया ने? कोई भी नहीं बनाई। किया ने सबसे पहले क्या उतारा? नहीं, पाकिस्तान में किया लकी मोटर्स की बात कर रहा हूं। उन्होंने कोई सेडान बनाई यहाँ पे शुरू में, कौन सी गाड़ी उतारी सबसे पहले? स्पोर्टेज और पिकांटो। तुम स्पोर्टेज को थोड़ा सा स्टडी करो। सेडान में मैक्सिमम तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आता था? सिविक। उसके बाद अगर तुम्हें एसयूवी कैटेगरी में जाना है तो पहला ऑप्शन फॉर्च्यूनर था। सिविक उस वक्त सिविक थी 44 की, और जैसे ही तुम एसयूवी कैटेगरी में जाते थे तुम 80 प्लस पे निकल जाते थे। फॉर्च्यूनर 66, 70 प्लस पे, 80 प्लस पे निकल जाते थे। फॉर्च्यूनर इतनी महंगी थी। जिस वक्त फॉर्च्यूनर 66 की थी तब बेसिकली तुम्हारे ये जो सिविक वाली कैटेगरी थी ये 28-30 की थी। जब ये 44 की हुई, फॉर्च्यूनर 70 प्लस हो गई। अब बीच में गैप है,
किया वाले ने इसको टारगेट किया, इसने बोला यार 50 लाख से लेके 70 लाख तक तो एसयूवी ही नहीं है, इसी सेगमेंट में एसयूवी उतारेंगे। उन्होंने कहा जमीन से थोड़ा इनको ऊंचा करो, कोई मसला नहीं, गाड़ी थोड़ी सी नई स्टाइल की दो इनको, सेडान वेडान चला के बोर हो चुके हैं कराची के, पाकिस्तान के लोग। 20,000 गाड़ी बेच दी 1 साल के अंदर, क्योंकि राइट गैप को टारगेट किया। बेस मॉडल निकाला 49 का, उसके ऊपर 45 का, उसके ऊपर जो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव है वो निकाला 52 का, और ऑल व्हील ड्राइव निकाली तकरीबन तुम्हारी 57 की। आज भी उसने अपने आप को सिविक से नीचे रखा हुआ है, आज भी सिविक से नीचे रखा हुआ है। हायुंडई ने जो इलांत्रा और सोनाटा है, इन्होंने सिर्फ खूबसूरती पे फोकस किया। उन्होंने बोला यार सेडान खूबसूरत है ही नहीं, ऑडी की कॉपी उतार दो। तुम उस गाड़ी को देखो, तुम्हें वो अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वो ऑडी की कॉपी है, A4 की A5 की कॉपी है वो। क्या ये क्या चीजें हैं भाई, वो फीचर्स को मैच करा रहे हैं प्राइस के साथ। कोई फीचर्स अच्छे दे रहा है तो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है, कोई फीचर्स कम। और राइट गैप पे, वो कौन सा स्ट्रेटेजिक गैप है, वो कौन सा स्ट्रेटेजिक गैप है जो मार्केट के अंदर और कोई एड्रेस नहीं कर रहा। स्ट्रेटेजिक क्लॉक है तुम्हारे सिलेबस में, छोड़ दो। स्ट्रेटेजिक गैप है जिसको और कोई फोकस नहीं कर रहा, ये अनअटेंडेड होता है। कंपनीज इस जगह पे टारगेट करती हैं और टारगेट करके इसको फिल करने की कोशिश करती हैं, और फिर इवेंचुअली दूसरे लोग इस मार्केट में एंटर होना शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे टुसॉन आई, जिस तरह एमजी एंटर हुई, वो एसयूवी के सेगमेंट्स में एंटर हुई, लेकिन पूरा दस्तरखान किया वाला खा के बैठ गया। ये आखिरी का मीठा थोड़ा मिला इसको, टुसॉन को और इनको, पूरा दस्तरखान को खा के बैठ गया था। 20,000 22,000 गाड़ियां कोई कम नहीं होता। 18 अरब का प्लांट लगाया था, पहले साल में 9 अरब का नफा कमा लिया। 2 साल का पे बैक है, 2 साल में इन्वेस्टमेंट बाहर, बाकी जिंदगी भर नफा। मार्केट गैप और सिनोनिमसली यूज होता है। मार्केट गैप का मतलब वो सेगमेंट जिसको और कोई एड्रेस नहीं कर रहा, तुम वहां पे अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक गैप बेसिकली, हाँ यही सिनोनिमसली यूज होता है। समझ आई बात ये पूरी? ये तुम्हारी थ्योरी है एमएफए की। अच्छा, फिर जब तुम ये वाली चीज कर लेते हो और एक प्रोडक्ट में कामयाब हो जाते हो, अब आगे जिंदगी में क्या आता है कि भाई नया प्रोडक्ट, फिर उससे तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये है तुम्हारे कोर्स में, ये चीजें हैं कोर्स में है। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, ये है। तो फिर हुआ ना एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स, यही तो एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स है। नाम नहीं है लेकिन ये चारों चीजें हैं ना, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। क्या 4 पीस ऑफ मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन उसकी बात नहीं कर रहा, प्राइसिंग ऐसिंग अलग चीज है, इसकी बात कर रहा, बीच बीच में इन्वॉल्व है ना। तो ये थोड़ा सा ही समझा देता है। देखो, जब आप एक प्रोडक्ट में कामयाब हो जाते हो तो कहने का मकसद आपने मार्केट पेनिट्रेट कर ली। मार्केट क्या कर ली? पेनिट्रेट कर ली। अब मार्केट पेनिट्रेट करने के बाद आपके पास नया ऑप्शन क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स। मिसाल के तौर पे मैंने सीमेंट की फैक्ट्री लगाई, कराची में बहुत अच्छी चल गई, सिंध में बहुत अच्छी चल गई। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? पंजाब, उसके बाद केपीके, उसके बाद एक्सपोर्ट। यूनाइटेड वाला मिठाई कहां तक बेचता था पहले? कराची में। अब टिन के डब्बे में मिठाई देता है, ओवरसीज पाकिस्तानी यूएस लेके जाता है, मिठाई सही रहती है, वहां गुलाब जामुन खाता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सेम प्रोडक्ट है, नई मार्केट है, दिस इज मार्केट डेवलपमेंट। गुलाब जामुन में कोई चेंज आया? नहीं, वही रिवायती टेस्ट है जो दिल पसंद का, ये यूनाइटेड का होता है। तेजी बेकरी खाई है किसी ने? इस्लामाबाद में रिवायती है, टिन करके देता है, बाहर ले जाते हैं लोग। क्या है ये? एक्सपोर्ट बिजनेस है ना, आपका सामान बाहर जा रहा है। अब जब वहां पे खत्म हो जाएगी और कोई और पाकिस्तानी यहाँ आ रहा होगा तो बंदा क्या बोलेगा इसको? यार मेरे लिए 2 टिन लेकर आना, मैं पैसे दे दूंगा। तो दिस इज व्हाट, आपने अपने लिए नई मार्केट शुरू कर ली है ना एक तरीके से। ठीक है, डॉलर में रेवेन्यू नहीं आ रहा आपके पास, डॉलर में नहीं आ रहा, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो जा रहा है बाहर। नई मार्केट में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया सिर्फ टिन टेक्नोलॉजी लेकर। टिन पैक आप लेकर आ गए, टिन का बना हुआ पैक है पूरा, टेट्रा पैक हुआ है, बंदा लेके जा रहा है। ये नए प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को नई मार्केट में ले गया, न्यू मार्केट्स। और फिर न्यू प्रोडक्ट्स, अगर मैं पहले सिर्फ समोसे बेचता था, मैंने वहां पे जलेबी भी रख ली है, मैंने वहां पे फलां भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। एक ही कंज्यूमर आ रहा है, उसको मैं मुख्तलिफ चीजें दे रहा हूँ। मैकडॉनल्ड्स बर्गर से शुरू हुआ था, आज बहुत सारी चीजें मैकडॉनल्ड्स पे मिलती हैं। मैकडॉनल्ड्स वाज नेवर नोन फॉर आइसक्रीम, इट वाज ऑलवेज नोन फॉर बर्गर। आज लोग चॉकलेट संडे खाने के लिए वहां जाते हैं, बर्गर भी लेके आ जाते हैं साथ। आज उनकी आइसक्रीम की वजह से उनका बर्गर भी बिक रहा है। तो दिस इज व्हाट, नए प्रोडक्ट। अब इसके बाद तीसरा स्टेज होता है डाइवर्सिफिकेशन का।
थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के एंगल को समझ लो, पूरी इंशाल्लाह थियरी तुम्हें यहां बैठ जाएगी इधर। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होती है, देखो मेरा ये है प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट 1, ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट 1। गौर से देखना ये मैप पूरा। किसी भी प्रोडक्ट से पहले क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल, ऐसा ही है, यहां उसका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से फिर उसका प्रोडक्ट का फिनिश गुड बनता है, फिनिश गुड के बाद अगला चैनल क्या होता है, सेल्स, सेल्स, तो यहां पर आ जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पे मेरा एक प्रोडक्ट था, क्या बनाता था मैं प्रोडक्ट सर, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कपड़ा बनाता था, ठीक है, कपड़ा बनाता था, किसान से धागा लिया, यान लिया, कॉटन वॉटन जो भी चीज होती है, और मैं ड्रेस वगैरह मैन्युफैक्चर करता था, उन्हें प्रॉपर तरीके से बनाता था। मैंने क्या किया, मैंने उसके रॉ मटेरियल को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, यान का, कॉटन का, उसकी फार्मिंग करना शुरू कर दी। ये क्या कहलाएगी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन थोड़ा सा रुको, इस पैनल को क्या कहते हैं, ये पूरी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में अगर रॉ मटेरियल की तरफ जाओगे तो दिस इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर मैं अपने रिटेल आउटलेट्स खोल लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर को माल नहीं देता, अपने आउटलेट्स खोल के खुद बेचता हूं, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन ये दोनों किसकी टाइप है, वर्टिकल इंटीग्रेशन की टाइप है। सो ये अगर इसका कंट्रोल आप ले लेते हो, दिस इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर आप इसका कंट्रोल ले लेते हो तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और ये पूरी लाइन आपके पास क्या कहलाती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर कोई भी चीज आप इस लाइन पे इशू करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाएगी। क्या ये बात समझ आती है? अब क्या हुआ, मैंने एक रिलेटेड प्रोडक्ट निकाला, एक रिलेटेड प्रोडक्ट जो मेरे प्रोडक्ट की लाइन में मिलता जुलता था। कल तक मैं फॉर एग्जांपल जूस बेचता था, मैंने जूस से रिलेटेड ही कोई और प्रोडक्ट निकाल लिया, कोई और चीज बेच रहा हूं, अब ये इस लेन पे फॉल करेगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। यहां मैंने प्रोडक्ट 2 निकाला, ये जो मेरी लाइन है, अगर मैं मिलता जुलता प्रोडक्ट यहां पे लॉन्च कर रहा हूं, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इस प्रोडक्ट के पीछे भी कोई ना कोई रॉ मटेरियल होगा और इसका भी कोई ना कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर इसका कंट्रोल आप ले लेते हो, फिर ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसका कंट्रोल ले लेते हो, क्या कहलाएगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसके एम्बिट में आते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन में आते हैं। और दूसरा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सर अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट में मैं जा रहा हूं जो ना रिलेटेड है, ना उसकी मार्केट सेम है, ना वो प्रोडक्ट सेम है, बिल्कुल ही डिफरेंट मार्केट, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट, कॉन्ग्लोमेरेट। एक्सीलेंट, फिर क्या कहलाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, आप बिल्कुल ही एक अलग प्रोडक्ट, बिल्कुल ही एक अलग मार्केट में चले जाए। सर एग्जांपल दें इसकी, लकी सीमेंट वाला आज तक क्या बेच रहा था, सीमेंट, सीमेंट से कहां चला गया, आईसीआई केमिकल्स में, उसके बाद कहां गया, उसके बाद गया किया लकी मोटर्स गाड़ियों में, उसके बाद कहां गया, लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, बिजली बना के नेपरा को बेच रहा है। ना नेपरा उससे पहले सीमेंट खरीद रहा था, ना केमिकल खरीद रहा था, ना गाड़ी खरीद रहा था, बिल्कुल ही नई मार्केट नेपरा, और बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बिजली, बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है। बस उसके कोयले की जो ऐश बचेगी वो उसको सीमेंट के प्लांट में काम आएगी। ये एक छोटा सा फायदा है इसको, बाकी बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्रोडक्ट। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अगर तुम रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो वो दो में से एक होगी, या हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। फिर वर्टिकल के अंदर भी दो होंगी, कौन कौन सी, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। लेकिन बिल्कुल ही अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है तो फिर क्या होगी, कॉन्ग्लोमेरेट। इसका एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं। सर अगर मैं करता हूं डाइवर्सिफिकेशन तो फिर मेरे पास दो एंगल्स, एक रिलेटेड और एक अनरिलेटेड। अनरिलेटेड हो तो सीधा सीधा उसका नाम क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट। इसको कंसेंट्रिक भी कहते हैं रिलेटेड को, ठीक है। फिर रिलेटेड में आपके पास दो, कौन कौन सा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फिर वर्टिकल में कौन कौन सा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। सर इसको बैकवर्ड बोलते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये इस प्रोडक्ट से पहले आता है। और वर्टिकल क्यों कहते हैं, ये प्रोडक्ट की लाइन में आता है।
हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस तरह से वाई एक्सिस पर आता है। आज तक कभी ये चार्ट ऐसे समझ आया था? चले बैकवर्ड फॉरवर्ड। बैकवर्ड के अंदर रॉ मटेरियल और फॉरवर्ड के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हॉरिजॉन्टल कॉन्ग्लोमेरेट रिलेट। जब इतने सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ना, जब आपने शुरू कहां से किया था सफर? सबसे पहले आपने ये एनालाइज किया, एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ को देखा, जमाने की नीड को देखा, एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। इस प्रोडक्ट को आपने देखा कौन सा परफेक्ट गैप है, कहां लॉन्च करना चाहिए, लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद इन स्ट्रैटेजीज में से किसी एक स्ट्रैटेजी में आप कामयाब हो गए, आपने किसी एक तरीके से प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया। जब प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया उसके बाद आप पक्के हो गए, अब आप नए प्रोडक्ट्स और इसकी तरफ गए। यहां से एंगल निकलता है डाइवर्सिफिकेशन का, रिलेटेड प्रोडक्ट में गए या अनरिलेटेड प्रोडक्ट में गए। आज कोलगेट का ग्रुप लखानी वाला पूरा कॉन्ग्लोमेरेट बन चुका है। पूरे पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स की चेन इनकी है। हमारे घर में टूथपेस्ट इनका आता है, बर्तन धोने का मैक्स 11 मैक्स बार जो आता है ये इनका आता है। फिर जो आपके घर पे ई कॉमर्स की कार्टन आते हैं जिसके अंदर कोई भी आप ई चीज मंगवाएं दराज वगैरह से, वो गत्ते के कार्टन में आएगा। जो गत्ते का बॉक्स है वो ये सेंचुरी पेपर वाले बनाते हैं। सेंचुरी पेपर वाले गत्ते का कार्टन भी बनाते हैं, पेपर भी बनाते हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हमारे घर में इनकी आती है। ये कॉन्ग्लोमेरेट बन चुके हैं। कहीं ये साबुन शैम्पू बना रहे हैं, कहीं ये मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बेच रहे हैं, कहीं ये गत्ते का कार्टन बना रहे हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर। कंप्लीटली एक कॉन्ग्लोमेरेट बन चुका है। मंशा की एग्जांपल ले लो, हाइंडाई में गाड़ियां, एमसीबी में चूना, मेरा मतलब इंटरेस्ट, एमसीबी में इंटरेस्ट, एमसीबी मंशा साहब की इंश्योरेंस अलग बेचते हैं, निशात चुनिया, निशात पावर, ये निशात लिनन आपका ब्रांड। फिर उसके बाद ये इनकी कोई डेयरी का भी इनका प्रोडक्ट आता है, डेयरी में भी ये घुसे हुए डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये गाय भैंसों का कुछ वो भी फार्म वार्म रखा उन्होंने, वो अलग। फिर एंग्रो की एग्जांपल ले लो, तो एक तरफ पॉलीमर, कहीं पर फर्टिलाइजर, जब फूड्स था तो ओमोर आइसक्रीम। कौन कौन सी कैटेगरीज में एंग्रो काम नहीं करता? बहुत कैटेगरीज में एंग्रो है। कहीं पर पावर प्रोडक्शन, कहीं जमीन से कोयला निकाल रहे, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग, सिंध कादिरपुर पावर जेन, पता नहीं कितनी मुख्तलिफ कंपनीज है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर ऐसी एग्जाम्पल लकी की, सब डाइवर्सिटी। लेकिन जब आपका इतना सारा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो हो जाता है, एक और चीज लिंक कर रहा हूं यहाँ पे, जब इतना बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है तो अब उस पोर्टफोलियो को क्या करना होता है? एनालिसिस। सर ये पोर्टफोलियो के एनालिसिस का टूल क्या है हमारे पास? कौन सा टूल है? बोलो बोलो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स को स्टडी करने वाला कौन सा टूल है? बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी चीजें आ जाती हैं? कौन कौन सी? तुमको डॉग ही याद है सबसे पहले? सबसे पहले इसको डॉग याद आ रहा है। अबे खानदान वालों के अलावा सोच कभी। स्टार, फिर उसके बाद कैश काउ, फिर क्वेश्चन मार्क। डॉग सबको याद है, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं इसको, और प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। डॉग आ जाए जी, डॉग आ गया होगा। ठीक है, ये चार आपके पास कैटेगरीज हैं। स्टार के अंदर क्या होता है? सर मार्केट भी ग्रोइंग है और आपका अपना शेयर भी हाई है या हाईएस्ट है? हाई कह लो, हाईएस्ट कह लो, ग्रोइंग शेयर है बाकायदा। मार्केट भी ग्रो कर रही है, आपका भी शेयर बढ़ा है। या तो आप लीडर हैं या आप सेकंड नंबर पे, सही है, इसके अलावा की बात नहीं है। कैश काउ के अंदर क्या होता है? आप तो लीडर होते हैं लेकिन मार्केट ग्रोइंग नहीं होती। मार्केट नो ग्रोथ बट यू आर द लीडर, आप मार्केट लीडर है। डॉग के अंदर क्या होता है? जल्दी बताओ। नो मार्केट ग्रोथ, वेरी लेस शेयर, आपका शेयर बहुत ज्यादा कम होता है। और क्वेश्चन मार्क, सर मार्केट तो ग्रोइंग है लेकिन आप नहीं कर पा रहे। मार्केट ग्रोइंग है बट यू हैव अ लो शेयर, आपका शेयर बहुत कम है। आपका शेयर, सर काम ये जबरदस्त नहीं है कि आपने पहचान लिया इन चारों नामों और ये दो वर्ड याद रख लिए। काम ये जरूरी है कि आपको पता हो किस स्टेज में क्या करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में, कोई प्रोडक्ट कैश काउ में है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? एक 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 करके चलते, आप बताओ।
कैश काउ के बारे में बताओ, उसका क्या करते हैं? उसके उसके कैश को कहीं और लगाते हैं, मैं समझ गया। इसमें खुद कोई चीज करनी होती है? इस पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं? इस पे कोई पैसे लगाते हैं? नहीं, इसको मेंटेन करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं कि ठीक है यार, अब आपका कैश निकल के आ रहा है, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारी कुछ ठीक है, समझ में आती है बात। इसको आप मेंटेन करते हैं। कैश काउ का वो प्रॉब्लम चाइल्ड है। कैश काउ के अंदर ये होता है कि यार मार्केट कोई खास ग्रो नहीं कर रही, लेकिन आपका शेयर बहुत अच्छा है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। आईपॉड का नाम सुना है? एयरपॉड नहीं कह रहा, आईपॉड। आईपॉड क्या था? MP3 प्लेयर टाइप की एक चीज थी, कैटेगरी वो MP3 प्लेयर की थी, लेकिन एप्पल वाले बुरा मान जाते थे उसको MP3 प्लेयर का। इट्स नॉट एन MP3 प्लेयर, इट्स आईपॉड। इस तरह से होता था। जब मैं कॉलेज में था 2011-12 में, तब इसकी बड़ी हाइप थी। 2008, 9, 10, 11, 12 ये 3-4 साल इसको मार्केट एप्पल ने इस तरह से किया था कि 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। हालांकि इससे पहले भी MP3 प्लेयर्स आए थे, लेकिन कोई इस तरह पोजीशन नहीं करता था, कोई इतना खूबसूरत और कन्वीनियंट नहीं होता था, इतना स्लिम स्मार्ट नहीं होता था। बहुत अच्छा प्रोडक्ट था वो आईपॉड। लेकिन एक वक्त आया, लोगों ने MP3 प्लेयर्स कहाँ पे, इसको रिप्लेस किसने कर दिया? फोन्स ने। अब जब तक एप्पल ने कमाया, अपने हाथ से नहीं बंद किया उसको, जब तक वो मार्केट खुद डिक्लाइनिंग फेज में नहीं चली जाती। 4 फेजेस होते हैं ना प्रोडक्ट या मार्केट के, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। जब तक वो डिक्लाइनिंग फेज में नहीं चला गया, तब तक एप्पल ने उसको बेचा और बेच के पैसे कमाए, बहुत ज्यादा पैसे कमाए। इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई नहीं था, उसको बेच रहा था माइक्रोसॉफ्ट। खैर डिक्लाइन हो गया वो प्रोडक्ट, दूसरी तरफ मार्केट ग्रो कर गई, फीचर्स आ गए, गूगल क्रोम श्रोम चीजें आ गई। अब उन्होंने एज निकाला है, माइक्रोसॉफ्ट एज, लेकिन हाफ ऑफ द पीपल उनको पता ही नहीं होता कि माइक्रोसॉफ्ट एज है क्या। इसी तरीके से अलीबाबा वालों को यूसी ब्राउजर है, लोगों को पता ही नहीं होता यूसी ब्राउजर है क्या। लिनक्स में भी एक आध कोई ब्राउजर आता है, मैं नाम भूल गया हूँ, लोगों को नहीं पता होता। हाँ शायद। तो कहने का मकसद ये कि इस पूरे सिनारियो के अंदर, कैश काउ के अंदर, यू डोंट इन्वेस्ट फर्दर। आपका वो प्रोडक्ट अब मैच्योरिटी पे, मार्केट जो है मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी है, आप मजीद इन्वेस्ट नहीं करते। इस कैश काउ को आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? स्टार को मेंटेन करने में और प्रॉब्लम चाइल्ड के मसले सॉल्व करने में। हाँ, कैश काउ के स्टेज पे एक काम किया जा सकता है, ऐसे कंपेटिटर्स को एक्वायर करो जो डॉग बन चुके हैं। क्या बोला मैंने, समझ आया क्या बोला? ऐसे प्लेयर्स मार्केट में जिनका शेयर ग्रो नहीं कर रहा। देखो, कैश काउ बोलने का मतलब है मार्केट तो मैच्योर है, मजीद ग्रोथ उसके अंदर नहीं आ रही, मजीद मार्केट ग्रो नहीं कर रही, ठीक है, मार्केट तो मैच्योर है। किसी और के पास ये प्रोडक्ट है, मिलता जुलता प्रोडक्ट है। अब आप फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 10,000 रुपए कमा रहा है, उसको खरीद लो। अब कितने कमा लोगे? 2,10,000। कैश काउ का कोर ऑब्जेक्टिव होता है फेच मैक्सिमम कैश एज मच एज यू कैन। fetch maximum cash as much as you can। जितना आप यहां से कैश फेच कर सकते हैं वो फेच करो। डॉग का क्या होता है? इधर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डॉग में? सेल इट टू अ मार्केट लीडर, क्योंकि जो उस मार्केट में लीडर है वो क्या है, उसके लिए प्रोडक्ट क्या है? कैश का है, क्योंकि मार्केट ग्रो तो नहीं कर रही है इस स्टेज में। आपका शेयर छोटा है, किसी ऐसे को बेच दो जिसका शेयर बड़ा है, किसी ऐसे को सेल करें और बाहर हो जाएं इस मार्केट से। इस पे पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मार्केट ग्रो नहीं कर रही। इसको चलने दो जब तक चल रहा है, इसका कैश इस्तेमाल होगा दूसरों को। और अगर कोई छोटा मोटा प्लेयर इधर मिलता है, एक्वायर करके अपना शेयर बढ़ा लो। जितना खा सकते हो इस मार्केट से खा लो, जितना खा सकते हो, जितना हो सकता है आप यहाँ पर जो है वो अपना प्रोडक्ट चलाने की कोशिश करें। इधर किसी को बेचते हैं, डॉग और कैश का आसान है, निकल गया साइड पे हो जाए, ठीक है। अब रह गए 2, कौन कौन से? स्टार और प्रॉब्लम चाइल्ड। भाई ये गुनाह कबीरा है अगर ये पोजीशन तुम्हारे हाथ से कोई ले गया तो। तुम मार्केट लीडर हो, कैसे किसी ने आके तुम्हारी पोजीशन ले ली?
नोकिया के साथ यही हुआ था, उसकी पोजीशन ले ली गई थी। नोकिया वाज अ स्टार प्रोडक्ट, दुनिया का 90% मार्केट शेयर उनके पास था, या 80% मार्केट शेयर उनके पास था। उनके फोन के अलावा कोई फोन चलाता था दूसरा? नहीं। 1100 तो सबने देखा होगा तुम लोगों ने, 1100, 1101, 1200, ये वाला जो सारा कैटेगरी में 2006 में पहला फोन लिया था, दैट वाज 1100। उससे पहले अब्बा के पास 3310 था, कभी कभी गुस्से में वही मार देते थे। इतना मजबूत फोन था वो। नोकिया हमेशा हार्डवेयर को पोजीशन करता था, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, हार्डवेयर बहुत अच्छा है। अब कुल्हाड़ी मिलती है मार्केट में, तुम्हारा फोन थोड़ी मारना है लकड़ी में। हार्डवेयर बहुत अच्छा, हार्डवेयर बहुत। नोकिया ऐसे ही पोजीशन करता था। जब जमाने में ये सोशल चेंज आया, पेस्टल के अंदर ये सोशल चेंज आया कि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स फीचर्स नाउ, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी नाउ, जो पेस्टल की अंदर टेक्नोलॉजी का और सोशल वाला एंगल चेंज हुआ, उस एंगल को नोकिया ने स्टडी नहीं किया, दे डिड नॉट चेंज। वो स्टार प्रोडक्ट, जो उनका स्टार प्रोडक्ट था, वो हाथ से चला गया। वरना आज तक नोकिया डोमिनेट करता अगर नोकिया चेंज हो जाता वक्त पे। आज तक डोमिनेंस नोकिया की होती, जैसी आज अमेजोन की डोमिनेंस है। लेकिन अमेजोन बदल रहा है वक्त के साथ साथ, हर कुछ दिन नया ले आता है। अब ऐसे डस्टबिन ले आया है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई चीज आप घर पे लाए थे, अब उसका आपने लिटर फेंक दिया है, तो मतलब वो चीज खत्म हो गई है। अब मोबाइल पे नोटिफिकेशन देगा कि दोबारा ले लो। अंडे तक गिन लेता है वो। ऐसा डस्टबिन है, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई। 12 अंडे अगर आप लाए हैं और आपने उस डस्टबिन में डाल दिए, वो काउंट कर लेगा कि इसने 12 अंडे परचेज किए थे, 12 छिलके आ चुके हैं, अब इसको अंडों की जरूरत है। रात को मैसेज आएगा आपके पास, सुबह अंडे चाहिए, घर पे भिजवाओ। कोई अमेजोन प्राइम पे आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई, आप लें अंडे घर पे सुबह। टेस्ला ने किया भाई, गाड़ी के अंदर एआई टेक्नोलॉजी है, गाड़ी खुद रीड कर लेती है कि आप टायर चेंज करने की, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं। एक ऑप्शन है उसमें ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन का, कि जैसे ही टायर खराब हुए आपसे पूछे बगैर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, बंदा घर आएगा, टायर लगाएगा, चला जाएगा, आपको पता ही नहीं होगा। नहीं मतलब आके वो पूछेगा तो सही ना, साहब गाड़ी के टायर चेंज करने, लेकिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि यार गाड़ी के टायर चेंज करो आके। वो टोटल उसको स्टडी कर रहे होंगे कि कब आपको गाड़ी की सर्विस की जरूरत है, कब आपकी गाड़ी को किसी और ओवरहॉलिंग की जरूरत है, सब चीज की जरूरत है। क्यों? वक्त के साथ वो कंपनी चेंज हो रही है, अपने आप को वक्त के साथ साथ वो अडॉप्ट करा रही है, चेंज कर रही है। ये स्टार प्रोडक्ट में सबसे काम की चीज होती है। कीप इन्वेस्टिंग टू मेंटेन द पोजीशन। मार्केटिंग में, प्रमोशंस में, इन सब चीजों में, हाँ, टू मेंटेन द पोजीशन। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, इसके अंदर मार्केटिंग आ जाता है, इसके अंदर इनोवेशन आ जाता है, इसके अंदर ब्रांड की पोजीशनिंग आ जाती है, सब चीजें आ जाती है, ये सब यहाँ पे चीजें आ जाती है। ठीक है। और फिर इसका कैश काउ का पैसा प्रॉब्लम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इन्वेस्ट इन फिक्स इश्यूज टू बिकम द स्टार प्रोडक्ट। क्या कर सकते हैं? अगर समझ में नहीं आ रहा तो, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ये इश्यूज फिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो फिर डिसकंटिन्यू कर दो, फिर डिसकंटिन्यू कर दो, कोई मसला नहीं। अगर आपको इशू समझ में नहीं आ रहा, कह रही है क्या मसला है, जैसे एयरलिफ्ट ने $110 मिलियन उतारे, $110 मिलियन एक बड़ा नंबर था, क्या वो इस स्टेज से गुजर गए थे? गुजर गए थे ना। वो एक्सटर्नल एनालिसिस कर लिया था, एनवायरमेंट स्टडी कर लिया था, अपने आप को एनालाइज कर लिया था, प्रोडक्ट चूज कर लिया था, उसमें काम करना शुरू कर दिया था, नई नई मार्केट्स भी एक्सप्लोर कर रहे थे। कराची से शुरू हुए, लाहौर गए, इस्लामाबाद गए, साउथ अफ्रीका, पता नहीं तो समझ में नहीं आया साउथ अफ्रीका क्यों चले गए। मिडिल ईस्ट को टारगेट कर रहे थे, साउथ अफ्रीका को टारगेट कर रहे थे, हर चीज चल रही थी। द ग्रोथ वाज रोबस्ट, बहुत रोबस्ट ग्रोथ थी, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू बिकम द मार्केट लीडर। पांडा मार्ट का नाम अभी भी ऊपर आता था एयरलिफ्ट से, उनसे वो हो ही नहीं पाया। कैपिटल बर्न 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 बर्न, इतना बर्न हुआ, खुद ही बर्न हो गए, बंद हो गया वो बिजनेस। आपके सामने है ना, $110 मिलियन, नॉट अ जोक। मल्टीप्लाई करो, जीरो गिनोगे, कहां कॉमा लगाना है की बात। $110 मिलियन बहुत होता है। 1 मिलियन इस तकरीबन 21 करोड़ रुपए के आसपास, 21 करोड़। लाख डॉलर इस तकरीबन 2 करोड़ ना, लगा लो सब। अब वो 2 करोड़ 14 लाख या 16 लाख, वो चेक कर लेना अभी क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से। ठीक है जी। तो ये हमारा पोर्टफोलियो एनालिसिस का पूरा टैब आ जाता है। और फिर एक चीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, और फिर उसके बाद डिक्लाइन है। आपको ये देखना होता है कि आप इस प्रोडक्ट के कौन से फेज के अंदर हैं, उस फेज के हिसाब से नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी होती है। अब मुझे बताओ, थ्योरी में मसला आता कहाँ है तुम लोग? यहाँ आती है, बैलेंस शीट आती है पेपर पे,
बनाना आती है? क्यों? क्योंकि तुम बनाते हो। सॉल्व करते हो तो सॉल्व करना आता है ना। थ्योरी के कितने सवाल सॉल्व करते हो? क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें ऐसा होता है यार आंसर पढ़ लेते हैं, मैंने भी यही लिखा होगा, मैं होता तो मैं भी यही लिखता। होता है ना ऐसा? आंसर पढ़ते हुए बंदा बोलता है जी मैं होता तो, अरे तू कोई आइंस्टाइन है कि तू होता तो तू भी यही लिखता। आपने लिखना है, आपने लिखना है उस चीज को। गाड़ी चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी चलानी पड़ती है। कितनी दफा आप कितने क्वेश्चंस लिख लिए आपने अभी तक? लिख के सॉल्व किए? 10 से ऊपर किए किसी ने? 10 तो थियरीज हैं, एक थियरी का एक सवाल भी नहीं किया होगा। कितने? फिर करते क्या थे? करने के बाद, सॉल्व करने के बाद क्या करते थे? क्या? बुलेट्स में कंप्लीट नहीं लिखते, उसको कंपेयर करते हो से सॉल्यूशन से। तो तुम उसको फिर सॉल्यूशन से कंपेयर करते हो, एग्जामिनर कमेंट से। हाँ, तो तुमने सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया था उसको, क्या रिजल्ट निकला? तो फिर उस गैप को पढ़ो ना कि मेरे सोचने में और एग्जामिनर के लिखने में क्या गैप है। प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है, ग्रोथ करता है 2% तो मार्केट ग्रोथ करती है, बेंचमार्क 10% है, तो मैं अच्छा खासा मार्केट शेयर करके बैठा, तो फिर भी मैं अगर कैश का नहीं, स्टार नहीं, स्टार है तो वो कहता है डॉग है। भाई कमेंट दिया, एग्जामिनर ने आंसर भी किया कि मेरे हिसाब से डॉग है, और तुम्हें अगर अपने हिसाब से क्या है स्टार या कैश का लग रहा है तो हमेशा जस्टिफाई। वो इसलिए कह रहा है, इसमें सर कॉन्टेक्स्ट इतना सा है, वो बोलता है जस्टिफाई कर। देखो वो इसलिए ये बात कर रहा है, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर मार्केट 10% से ग्रो कर रही है, एक मिनट इसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ। मार्केट थी 100 की, मेरे पास शेयर कितना था? 43। ये मार्केट है, ये शेयर है, ठीक है। मार्केट थी 100 की, शेयर था मेरे पास 43, तो कंपेटिटर्स के पास कितना था? 57। मार्केट कितने से ग्रो हुई? 10% से। 110 हो गया। मेरा शेयर कितने से ग्रो हुआ? 2% से। 2% से 43 को 1.02 से मल्टीप्लाई करो, 43.86। 43.8 लिख दो, चलेगा? कंपेटिटर का शेयर निकालो, रिमेनिंग 50 हो ही नहीं सकता। 56 66.14। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कोई कंपेटिटर तुमसे छीन के ले जा रहा है? छीन के ले जा रहा है। अगर तुम स्टार प्रोडक्ट है तुम्हारा, तो स्टार प्रोडक्ट का मतलब है तुम्हारी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता खिंचती भी नहीं जा रही है। एक वक्त आएगा ये मार्केट ग्रो करते करते ऊपर जा रही होगी, तुम फंसे होगे 48 49 में, और कोई और तुम्हारी पोजीशन लेके निकल जाएगा। इसलिए वो उसको स्टार नहीं क्लासिफाई कर रहा कि मार्केट 10% से ग्रो कर रही है लेकिन मैं अपनी लीडरशिप की पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं। वो मेंटेनेंस का इशू है। आज मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास सबसे बड़ा शेयर है, लेकिन नोकिया भी ऐसे ही साफ हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता करके। वन फाइन डे तो नहीं हुआ था। डॉग में नहीं, प्रॉब्लम चाइल्ड में होना चाहिए, प्रॉब्लम चाइल्ड में होना चाहिए। चलो सजेस्टेड आंसर में गलती हो सकती है, ये एक क्वेश्चन है ना, पूरे 100 नंबर का था ये क्वेश्चन, तो बाकी क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग का गैप होता है, अंडरस्टैंडिंग फाइंड करो। देखो थ्योरी के क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका ये होना चाहिए, सबसे पहले तो यू सॉल्व इट। सबसे पहले सरेखम तस्लीम करो इस बात पे कि हमें लिख के सॉल्व करना है। एग्जाम में लिखना है ना, ओरल तो नहीं देना। वाइवा सुनाना है, अगर वाइवा सुनाना है तो घर पे अलिफ बे पे थे अब छोटे थे इस तरह से करके रट्टा मार के चले जाओ, वो तो नहीं है ना। वाइवा तो नहीं सुनाना, लिख के करना है तो घर पे भी लिख के करो। एग्जाम में अनलिमिटेड टाइम होगा, टाइम बाउंड हो गए, तो घर पे कैसे लिखना है? टाइम बाउंड। समझ आ रही है बात? एग्जाम में आपके पास पैनिक करने का टाइम नहीं है।
जितना पैनिक करना है घर पे करके चले जाओ, वहां पैनिक नहीं कर सकते। घर पे बहुत टाइम है पैनिक करने के लिए। 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 सवाल करोगे, जितनी बार पैनिक होना है हो जाओगे। इसमें क्या मुश्किल है? आईकैप की वेबसाइट पे जाओ, पुराने बीएमएस के पासवर्ड्स अगर मिलते हैं, सॉरी आईकैप की वेबसाइट पे नहीं होंगे, इधर उधर सीए नोट्स और ये और वो पता नहीं कितने पोर्टल्स हैं, पुराने बीएमएस के पासवर्ड्स निकालो या बीएम के पासवर्ड्स निकालो, यही है जो इस लेवल पे पूछे जाते हैं। ये रॉकेट साइंस है, इसमें कोई भी नहीं। 2008 से लेके 2015 के पेपर्स निकालो, उनको सॉल्व करो। जो तुम्हारा एरिया रेलिवेंट नहीं है उसको मत देखो, जो रेलिवेंट है वो कर लो। जितने लिख के सवालात करोगे, जितने लिख के सवालात करोगे उतना रिलेटिवली तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मसला हमारी अंडरस्टैंडिंग के गैप का है, हम समझ नहीं पाते वो सवाल आया कहां से, हमें उसमें लिखना क्या है। सवाल होता है चना हम लिखते हैं, गंदम एग्जामिनर समझता है उसको कुछ और। चारों सवाल में एक ही चीज है कि नया प्रोडक्ट जो लेकर आ रहे हैं और नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं। 3 सवालों में उसने पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से, मतलब सवाल का लिमिटेड सवाल पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से बता दिया। चौथे सवाल में उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, लिमिटेड डेटा दिया और फैक्चुअल करने को दिया। अब जब मैं चौथे में वही चीज अप्लाई करने की कोशिश करी तो सवाल आंसर चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। मतलब उसका डेटा में पॉलिटिकल एंगल बता दिया कि जिस कंट्री में हम लॉन्च करने आ रहे हैं पॉलिटिक्स में उनके ये आइडियोलॉजी है, और जो उनके सोशल फैक्टर है, सोशल फैक्टर का बताया था, पॉलिटिक्स वाला बता दिया और इकोनॉमी का बताया था कि जहां पे जा रहे हैं वो पहले से आईटी डेवलपमेंट की है। तो जी दो बातें बताई, तो उसने इन दोनों को डिफाइन करा, और बाकी जो है ना उसमें जो सोशल था और इकोनॉमिकल था उसमें उनके नॉर्मल लिख दिया कि अगर सोशल अगर लीगल है लॉज वाला, वहाँ पे लॉज देख लेंगे, प्रोडक्शन लॉज और लेबर लॉज देख लेंगे, और जो सोशल था उसमें लिख दिया कि इसके अंदर जो ना तो उसका डेटा लिमिटेड होगा ना सवाल में। तो फिर मैंने वहां से लिखा है कि जब जितना बताया जिसके बारे में बताया जाए बस उसके बारे में लिख सकते हो, जनरल करके लिख दें। बाकी जनरल एक आध लाइन में आपको कंक्लूड करना होगा। उससे पहले जो 3 सवाल दिए थे वो थ्योरी में बताया वैसे पॉलिटिकल फैक्टर में सोशल फैक्टर। भाई तुम्हारा क्वेश्चन हमेशा मार्क्स के हिसाब से अटेम्प्ट होगा। अगर उसने 3 चीजों की इन्फॉर्मेशन दी है और पेपर 6 नंबर का है, तो तुम क्यों इन क्वेश्चन 6 नंबर के तुम क्यों तुले हुए 16 नंबर जितनी डिटेल डालने के लिए? जितना गिवन है उतना लिखना है। पूरा पिस्टल वो नहीं करवाना चाह रहा तो मत करो। ओपन एंड किसको कहते हैं? हाँ, उसके मार्क्स भी कम होंगे। गिव मी वन सच क्वेश्चन जिसमें एक पैराग्राफ है और क्वेश्चन 22 नंबर का है। अगर एक पैराग्राफ है तो 4 नंबर का होगा। जितनी इंफॉर्मेशन है उतना बताना है। भाई जैसा मुंह का हाल होगा वैसी खुराक होगी ना। दांत नहीं है रोटी डालेगा मुंह में, सेरेलेक डालेगा ना, सेरेलेक का स्टेज है वो। फिर दांत आएंगे तो रोटी, ट्रक थोड़ी खींच लेगा उससे वो। फिर जब दांत मजबूत हो जाएंगे तो ट्रक खींचेगा। जितने मार्क्स हैं उतना जवाब लिखना है। मुंह में दांत एक नहीं, आपने रोटी डाल दी, बच्चा मर जाएगा। बुलेट पॉइंट्स में 2 से 3 लाइन का एक बुलेट पॉइंट होना चाहिए। 1 बुलेट इज कंसिडर्ड 1 पैराग्राफ। आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है 3 से 4 लाइन, हैंडराइटिंग छोटी है 2 से 3 लाइन, मुझ जैसी हैंडराइटिंग है बहुत छोटी है 2 लाइन। 2 लाइन में एक बुलेट पूरा हो जाता है। 1 मार्क 1 मिनट, ये होना चाहिए आपका लिखने का अंदाज। और ये राइटिंग स्पीड तब आती है जब आप घर में लिख चुके हो। ये थिंकिंग स्पीड तब आती है जब घर में आप सोच चुके हो। ये थ्योरी वाले मसले अपने सॉल्व कर लो, ये एमएसए 2 तक तंग करेंगे। ये थ्योरी अभी एसपीएम में भी आएगी, यही थ्योरी फिर एमएसए 2 में भी आएगी। ये बिजनेस मैनेजमेंट के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं इनको ठीक कर लो, ये आगे बहुत काम आएंगे। पेपर पास करने के लिए तो आएंगे ना एटलीस्ट काम। बेशक जिंदगी में ना अप्लाई करना कभी, पेपर पास करने के लिए तो आएंगे। जिंगर बर्गर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसके पास है? नेचुरली सर, जिंगर नाम ही उनका है, पेटेंटेड नाम है, और कोई जिंगर रख ही नहीं सकता। केएफसी के अलावा कोई बर्गर को जिंगर कहता है? गली में तो है, केएफसी इस पे केस नहीं करता, पेटेंटेड है ये। मैकडॉनल्ड्स वाला क्या कहता है? बिग मैक, बिग मैक कहता है। मैकबुक किसने बोला था? बिग मैक। बर्गर लैब वाला क्या कहता है उसको? हाँ, उस तरह से कुछ नाम रखते हैं ये। और बर्गर किंग, वॉपर, जूनियर वॉपर, पेटी, डबल पेटी, इस तरह के कोई जिंगर यूज करता है वर्ड? कोई भी नहीं यूज करता। जिंगर नाम के साथ केएफसी का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है बर्गर की कैटेगरी। क्या
जिंग यूज करते हैं ना, ओपीटीवी भी रजिस्टर्ड है, वो जिंगर नहीं बोलेंगे कभी, ये नाम पेटेंट कराया हुआ है केएफसी। ये चीजें काम आती हैं जब आप आगे पहुंचते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। मैं तुम्हें ये बात बता दूं, अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद इंडस्ट्री चले गए ना, इंशाल्लाह इंडस्ट्री चले गए, अगर खैर फर्म में भी काम आएगा, इंडस्ट्री अगर चले गए, ये 70% है वहां। शुरू के 2-3 साल तो तुम अकाउंटिंग रिपोर्टिंग कैश फ्लो ये कर लोगे। जैसे ही मैनेजरियल पोजीशन पे जाओगे और बिजनेस में वैल्यू ऐड करने की बात करोगे, दिस इज ऑल व्हाट इज नीडेड। 5 सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा काम आएंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑडिटिंग का माइंडसेट और तुम्हारी टैक्स वगैरह की नॉलेज। सब सॉफ्टवेयर करेगा। मैं यूनिलीवर गया था, एक फॉर्म आता था टेम्पलेट का, उसमें 8 सवाल होते थे, वो सवालों के हम जवाब डालते थे, चाहे मैं हूं चाहे सप्लाई चेन का आदमी, कोई भी वो डाल देता। IFRS 16 का पूरा डिस्क्लोजर बन के आ जाता। आदमी जिंदगी में बहुत कुछ कर रहा है। चलो आप सवाल करें, पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। और कोई चीज जहां पे स्टूडेंट फंसते हो? जी हाँ, पेपर में हाँ, अच्छा सही है, कल करवा दूं? मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं एंड आउट में डाल के ले आऊंगा। स्क्रीनशॉट भेज दो। आईटी वाला जो एरिया है, आईटी में यार थोड़ी सी क्रैमिंग है, थोड़ा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। हाँ, वो जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स वाला 5 फोर्सेस, वो भी करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा। अब तो 3:45 हो गए, 4 बजे तक हमारा टाइम है, तो जो स्टूडेंट्स 4 बजे के हिसाब से प्लान करके आए थे, ऐसी टेंशन नहीं लो, कल के दिन में हम ये वाला पार्ट भी कंटिन्यू कर लेंगे, थोड़ा टाइम आगे पीछे एडजस्ट करके। ऐसा कोई सवाल आया है कभी? कोई ना कोई तो अप्लाई होगा यार इन्हीं में से, AAA, ट्रकर है यार। सबसे ज्यादा तो प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स ही है तुम्हारा, कोड ऑफ एथिक्स वाली चीज ही लग जानी चाहिए, जो ICAP का कोड ऑफ एथिक्स है या नॉर्मली जो कोड ऑफ एथिक्स है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहा तो फिर बाकी 2 कर लेंगे। ठीक है जी, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। इसके सवालात में इंशाल्लाह, मैंने टाइम देखा अभी 3:45 हो गए। इस सेशन के इसके जो सवालात हैं वो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। एक तुम लोगों की फरमाइश ये एक BCG वाले सवाल की इन्होंने की लास्ट टाइम वाले, ये करवा देता हूँ। एक तुम लोगों ने बजटिंग वाली कुछ रिक्वेस्ट की ना, तो कल हम 2-3 एरियाज मेजर फोकस करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाला। इंटरनल एनालिसिस करते हैं, कल थ्योरी के सवालात कर लेंगे अच्छे 3-4। वैक में ज्यादा इशू है तुम लोगों को? वैक में इशू नहीं है, वैक का एक सवाल करवा दो, बाकी बजटिंग का एरिया। लेकिन वैक को लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, टाइम बचा तो वैक कर लेंगे, ठीक है। वरना वैक के रिकॉर्डिंग बहुत सारी पड़ी हुई है, कहीं फंस रहे हो तो बता देना, ठीक है। बाकी रह गया तुम्हारा बजटिंग वाला एरिया। चलो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, टाइम पर आ जाना 11 बजे, ठीक है। आंधी तूफान जैसा कुछ हो जाता है तो मोबाइल देख के निकलना घर से।